साल 2022 में दुनिया के सामने सबसे बड़ा संकट रहा मंदी की आहट। और ये संकट 2023 में भी यूं ही बरकरार है। 2022 भी नौकरी पेशा लोगों के लिए कुछ खास नहीं रहा। कई बड़ी दिग्गज कंपनियों ने छटनियां की, रीस्ट्रक्चरिंग की और ये सिलसिला अभी भी चलता आ रहा है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्वदेश आर में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। गूगल जैसी नामी कंपनी के सीईओ सुंदर पिचाई ने 12,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की घोषणा की है। दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों में हो रही छटनी के बीच गूगल का मामला सबसे ताजा है। पिछले कुछ दिनों में माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर और फेसबुक, मेटा जैसी बड़ी कंपनियों ने अपने हजारों कर्मचारियों को नौकरी से निकालकर घर बिठा दिया। नवंबर 2022 में सबसे बड़ी जो सोशल मीडिया जायंट कंपनी है ट्विटर, उसने एक साथ 3800 कर्मचारियों को निकालने का ऐलान किया। यह आंकड़ा ट्विटर में काम करने वाले कुल कर्मचारियों का 50% था। इसके कुछ ही दिनों बाद ही एलन मस्क ने 4500 ऐसे वर्कर्स को, ऐसे कर्मचारियों को निकाला जो उनके यहाँ कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम कर रहे थे, यानी परमानेंट एम्प्लॉय नहीं थे। हैरानी की बात यह है कि बिना नोटिस दिए अचानक से इन कर्मचारियों को निकाला गया जो कॉन्ट्रैक्ट पे थे। इन्हें नौकरी से निकाले जाने का एहसास तब हुआ जब इनकी डिटेल से इनका अकाउंट लॉगिन नहीं हुआ। इस दौरान एलन मस्क ने इंडियन टीम में काम कर रहे 230 में से 180 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। अब सवाल यह है कि ये जो हम देख रहे हैं कि फला कंपनी ने इतने लोगों को निकाल दिया, फला कंपनी ने इतने हजार लोगों को की छटनी की, ये ऐसा हो क्यों रहा है? क्या ये ग्लोबल मंदी का असर है? और अगर असर है तो भारत पर इसका क्या प्रभाव है, वो शुरुआती तौर पर नजर आ रहा है। क्या आगे भी छंटनियों की ये तलवार कर्मचारियों पर यूं ही लटकती रहेगी? आज स्वदेश आर में हम इसी विषय पर खास चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, जिस तरह की स्थितियां इस वक्त पैदा हुई हैं उसी पर हम आज खास चर्चा कर रहे हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों आज जो ये कंपनियां हैं वो लोगों को बाहर निकाल रही हैं, क्या उनकी मंशा है, किस तरह की तैयारी है। आदित्य नारायण मिश्रा है हमारे साथ, सीईओ और डायरेक्टर CIAL HR से। आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। मेरा सबसे पहला जो सवाल है आपसे वो ये कि आप भी सुन ही रहे हैं, चाहे विदेशी टेक वर्ल्ड की बड़ी कंपनियां, बड़े जायंट्स हों, अगर मैं कहूं, चाहे एड टेक के लिहाज से देखें कंपनियों को, हम देख रहे हैं कि ऐसी कंपनियां जो स्टार्टअप्स में माहिर की मानी जाती थीं, जिनका जो ओवरऑल फिगर था, जो खबरों में कम से कम ऐसा लगता था कि वो बहुत बेहतर कर रही हैं, इन सभी की तरफ से ले ऑफ्स की बात कॉमन हो गई है। ज्यादा नहीं, कुछ महीने पहले तक हम ये देख रहे थे कि लोगों को रिटेन करने के लिए, टैलेंट को रिटेन करने के लिए अच्छे अच्छे पैकेजेस दिए जा रहे थे, हायरिंग का ट्रेंड बेहतर था। ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसा इन कुछ महीनों में क्या हुआ जो ले ऑफ की स्थिति पैदा हुई? देखिए, पिछले 6 महीनों में विश्व की परिस्थिति काफी बदल गई है। एक तो कोविड का जो प्रेशर था वो अ, काफी सारे देशों में ये प्रेशर कम होने लगा है। लोगों का ऑफलाइन बाइंग बिहेवियर फिर चालू हो गया है। 2021 और 22 का बिगिनिंग पीरियड में कंपनीज को और इन्वेस्टर्स को ऐसा लगा था कि लोगों का जो चेंज बिहेवियर हुआ वो परमानेंट है। लोगों का शॉपिंग, लोगों का एजुकेशन, कंजम्पशन, एंटरटेनमेंट के लिए जो मूवीज देखते हैं या ओटीटी प्लेटफॉर्म और जो सोशल मीडिया में जितना टाइम स्पेंड करते हैं, और कोविड के टाइम पे कंपनीज और इन्वेस्टर लोगों का ऐसा मानना था कि ये ऐसे ही रहेगा। अभी दुनिया पूरा बदल गई है, लोगों का बिहेवियर चेंज हो गया है। तो जो डिजिटल कंजम्पशन था उसका काफी प्रोजेक्शन एग्रेसिव था। तो वो एग्रेसिव प्रोजेक्शंस को नजर में रखते हुए ये सब टेक कंपनीज और स्टार्टअप इकोसिस्टम, एडटेक हो गया, फार्मा टेक, हेल्थ टेक, फिनटेक, क्रिप्टो में देखिए कितने सारे कंपनीज, ई स्पोर्ट्स जो ऑनलाइन एंटरटेनमेंट के लिए जो स्पोर्ट्स है, वो सब कंपनीज में बहुत सारे हायरिंग किया गया, क्योंकि इन्वेस्टर्स भी ये बिलीफ को बैकअप
बैक कर रहे थे। उनका भी ये मानना था कि लोगों का पूरा बिहेवियर चेंज हो गया है, लेकिन जो ये कोविड का डर जब हट गया, उसके बाद फिर बच्चे लोग सब स्कूल जाने लगे और लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि एडटेक कंपनीज का जो कंटेंट है वो कंटेंट को कंज्यूम करें। सिमिलरली जो एंटरटेनमेंट था, जो शॉपिंग था, ई कॉमर्स, एवरीथिंग, सब कुछ लोग धीरे धीरे हाइब्रिड मोड में कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण हुआ कि तब एक मतलब कंपटीशन जैसा था इन्वेस्टर लोगों के बीच में और स्टार्टअप कंपनीज के बीच में कि हम ये जो वेव चल रहे हैं, ये चल रहा है, ये वेव को कैसे कैप्चर करें। लेकिन ये अभी हालत बदल चुकी है, इसलिए लोग कंपनीज का जो प्रोजेक्शंस थे वो प्रोजेक्शंस ने भी अभी वो नंबर्स नहीं आ रहे हैं, इसलिए इन्वेस्टर्स अभी टाइट कर दिए हैं सिचुएशन और सब लोगों को एडवाइस दिए हैं कि आप कॉस्ट कम करो क्योंकि ये आपका प्रोजेक्शंस मीट नहीं हो रहे हैं। ये तो एक कारण हो गया। और दूसरा कारण ये है कि ग्लोबल सिचुएशन, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अभी कुछ सही नहीं है। हम लोग देख रहे हैं वॉर चल रहा है, एनर्जी का प्राइसेस बढ़ गया है, इन्फ्लेशन जो विश्व की सबसे बड़ी अर्थनीति जो है वो भी अभी इन्फ्लेशन के तरफ जा रहा है। तो इसलिए जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं और जो प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटलिस्ट हैं जो फॉरेन कैपिटल को लेकर इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे थे, वो लोग अभी थोड़ा वेट एंड वॉच मोड में हैं। तो इसलिए और ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये स्टार्टअप इकोसिस्टम और जो बड़े बड़े टेक्नोलॉजी कंपनी, आप कुछ कंपनीज का नाम लिए हैं ऑलरेडी, तो सब कंपनी में जो हायरिंग हो गया है वो उनके लिए इतना काम नहीं है, इसलिए वो ले ऑफ कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी और शायद 3-4 महीना ऐसा चलेगा और इसके बाद सिचुएशन थोड़ा इम्प्रूव होगा। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ये जो रैशनलाइजेशन था ये आना था, ये इसकी उम्मीद थी और ये रीस्ट्रक्चरिंग का एक दौर है। लेकिन ऐसे में सवाल एक चीज़ उठता है कि जब हम बाहरी जो कंपनियां हैं, ख़ासतौर पे जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं और जो बड़े बड़े टेक जायंट्स हैं, इनमें जो हायरिंग देख रहे हैं, इनमें रुझान आप क्या देख रहे हैं? क्या भारत में अभी चिंता करने वाली बात है? भारत में उसका असर दिख रहा है? या जो छटनी का ये जो पूरा फिगर ये हम देख रहे हैं, 12,000, 11,000, 10,000 जो छटनियां हो रही हैं, 18,000 छटनी एक कंपनी ने की है, इसमें जो भारत के हिस्से वाली छटनी है, वो जो है प्रतिशत वो कम नजर आ रहा है। हाँ जी, ये अभी मल्टीनेशनल कंपनीज तो ग्लोबल इकोसिस्टम में काम करते हैं। पहले एक जमाने में टाइम था कि बहुत लो एंड का काम इंडिया को आता था, लेकिन अभी टाइम चेंज हो गया है। इंडिया का टैलेंट का अभी ये कदर विश्व में सब जगह में हो रहा है, इसलिए कि प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ग्लोबली लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि 5 इंजीनियर इंडिया के हो गए, 2 इंजीनियर आयरलैंड के, 4 इंजीनियर अमेरिका के मिलके एक काम कर रहे हैं। वो प्रोजेक्ट जब बंद हो रहा है तो इंडिया का 5 इंजीनियर ले ऑफ हो जा रहे हैं, आयरलैंड में 2 लोग और अमेरिका में 3 लोगों का भी ले ऑफ हो जा रहा है। तो इसलिए मेरा ये एस्टिमेशन है कि जो ले ऑफ का नंबर्स, ग्लोबल नंबर्स जो हम देख रहे हैं, उसका करीब 20 से 25% इंडिया के लिए उसका इम्पैक्ट है। लेकिन इंडिया का जो टैलेंट है उसका क्वालिटी अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड एस्टेब्लिश हो चुका है। सबको पता है कि इंडिया में टॉप टैलेंट, इंजीनियरिंग टैलेंट है और जो क्रिएटिव माइंड है वो सब अवेलेबल है। तो मल्टीनेशनल कंपनीज जो इंडिया में आकर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर सब बना रहे थे, वो सिलसिला चलता रहेगा। और सेकेंडली, जो स्टार्टअप कंपनीज इंडिया में जो आइडिया को एक रूप देने के लिए जो एंटरप्रेन्योरशिप है
उसको सपोर्ट करने के लिए जो प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल फंडिंग है और जो सिस्टम है, वो सिस्टम ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका है, उसका सक्सेस प्रूफ हो चुका है। तो ये जो अभी मान लीजिए 2-3 क्वार्टर्स ऐसे थोड़े डिफिकल्ट टाइम्स चलेंगे, लेकिन सबको पता है कि कॉस्ट डिफरेंशियल है, इंडिया में टैलेंट है, ये दो कारण के वजह से ये सिलसिला चलता ही रहेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है। आपने अहम बात की। चिंताएं जो हैं वो ग्लोबल चिंताएं ज़्यादा हैं, और इन सब के बीच एक जी। चीज़ और समझना चाहेंगे। जब हम देखते हैं कि किसी सेक्टर विशेष पर इस तरह का दबाव बनता है, हाँ जी। किसी सेक्टर में अगर हम देखते हैं कि इस तरह से छटनी होती है या एक रीस्ट्रक्चरिंग होती है, जो रीस्ट्रक्चरिंग हुई है जिसका आपने जिक्र भी किया, उसको अगर हम अपने दर्शकों को समझाएं तो इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि साहब कोविड के टाइम में सब कुछ ऑनलाइन था और टेक्नोलॉजी का जो कंजम्पशन था वो बढ़ रहा था, और हाँ इस जी। कंजम्पशन के साथ साथ एक बैकअप सपोर्ट चाहिए था। मतलब अगर 24 घंटे आपकी सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी बेस्ड थी, और चाहे ऑनलाइन आपको खाना ऑर्डर करना हो, चाहे ऑनलाइन कंटेंट देखना हो, चाहे पढ़ाई करनी हो, अब इन सब को सपोर्ट देने के लिए ताकि आपका काम ना रुके, एक बड़ी टीम की आवश्यकता थी। अब चीज़ें हाँ जी। ओपन हो गई हैं, खुल हाँ चुकी हैं। जी। जाहिर सी बात है कि अब ऑनलाइन की तरफ उतना रुझान नहीं है, अभी भी वहां पर कंज्यूमर हैं, लेकिन वैसे नहीं है जैसे कोविड में। हाँ कंपनियां जी। इस वजह से अब रीस्ट्रक्चरिंग कर रही हैं, और इसे हमें देखना होगा। इसे हम बहुत छंटनी हो रही है, बहुत मुश्किलात हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं देखना होगा। फिर भी सर, ग्लोबल हालातों को देखते हुए हम जो भी टेंशन है, रिसेशन और बाकी आशंकाओं को देखते हुए, उसमें भी भारत में ऐसे कौन कौन से सेक्टर हैं जो एक सपोर्ट सिस्टम का काम कर रहे हैं, जो किसी सेक्टर को गिरता हुआ भी वहां पर हाथ लगा दे रहे हैं कि साहब चलो बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है, यहां से कुछ है, मरम्मत की जा सकती है। हाँ जी, देखिए, हमारा अभी इंडिया में इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ये जो कोर सेक्टर हो गया इकोनॉमी का, ये सेक्टर में काफी सारा गवर्नमेंट लेड प्रोजेक्ट्स काफी सारे चल रहे हैं। तो ये सेक्टर में अभी ऐसा कुछ ले ऑफ का बात नहीं हो रहा है, लेकिन रिक्रूटमेंट चल रहा है ये सब सेक्टर में। और इंडिया में देखिए, जो हेल्थ केयर सेक्टर है, फार्मा, हेल्थ केयर, लाइफ साइंसेस, ये एक सेक्टर ले लीजिए, ये काफी सारा बड़ा सेक्टर है, इंडिया में बहुत सारे ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी है, ये अभी ग्रो हो रहे हैं। और अब कंज्यूमर गुड्स, अभी अभी हमने देखा कि सितंबर अक्टूबर के महीने में काफी सारे कंज्यूमर गुड्स कंपनी जो हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो गया, और कंज्यूमर गुड्स, ये सब सेक्टर में, सर्विसेज सेक्टर, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, ये सब सेक्टर में काफी सारा ग्रोथ अभी देखने के लिए मिला हम लोगों को। वो फेस्टिविटीज का सीजन था, अभी थोड़ा जनवरी, फरवरी, मार्च थोड़ा सा ये सब सेक्टर में थोड़ा स्लो डाउन होता है, क्योंकि अभी स्कूल्स, कॉलेजेस, फैमिली सब बिजी हैं। और फिर समर वैकेशन जब स्टार्ट हो जाएगा, फिर टूरिज्म, एंटरटेनमेंट, ये सब फिर बढ़ने लगेंगे। तो ये सब सेक्टर में काफी सारे एक्टिविटीज अभी चल रहे हैं, क्योंकि लोकल डिमांड है। लेकिन इसमें एक ही नेगेटिव फैक्टर जो इम्पैक्ट कर रहा है, वो है इन्फ्लेशन, क्योंकि ये तो ग्लोबल सिचुएशन है, इंडिया काफी तरह इसको अच्छा से डील कर रहा है, फिर भी ये लोगों का जो सैलरी इंक्रीजेस होना था आईटी इंडस्ट्री में, वो तो अभी इस साल थोड़ा कम होगा। और इन जनरल थोड़ा इन्फ्लेशन की वजह से लोगों का सेंटिमेंट थोड़ा सा डाउन है। लेकिन मैं ले ऑफ सिचुएशन के साथ कंपेयर करूं तो सिचुएशन काफी अच्छा है। तो ऐसे हम लोग देख रहे हैं कि जो लोग आईटी इंडस्ट्री में, उनका जॉब्स अभी नहीं है, या आईटी इंडस्ट्री अभी रिक्रूट नहीं कर रहा है, तो दूसरे सब इंडस्ट्रीज में कुछ एक्टिविटीज हैं। ऐसे हम लोगों को
कुछ इतना नेगेटिव और बिल्कुल पेसिमिस्टिक होने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो कारण है इस चर्चा का मकसद ही यही था कि जरा हम उन कॉन्क्रीट रीजंस की ओर जाएं जिनकी वजह से इस तरह की हमें छटनी और लेऑफ्स की बातें सामने आ रही हैं। और हमने इसीलिए जब आपको जानकारी दी तो हमने कई कंपनियों का जिक्र किया कि कई जगह जो कॉन्ट्रैक्ट के तहत यानी समझौते के तहत कर्मचारी रखे गए थे उन्हें जो है इस लेऑफ का सामना करना पड़ा है। लेकिन जैसा सर बता रहे हैं कि इससे भारत को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है और इस पूरे सेक्टर में इस तरह का करेक्शन वक्त वक्त पे आता है। करेक्शन के रीजंस क्या हैं वो भी हमने आपके सामने रखे और फिलहाल किस तरह की स्थितियां हो सकती हैं। दबाव ग्लोबल लेवल पे है लेकिन ये दबाव इतना नहीं है कि नौकरियां सबकी चली जाएंगी। इस तरह से चीज़ों को देखने की आवश्यकता नहीं है और यही वजह थी कि इस चर्चा को हमने आज इस पहलू से आपके सामने रखा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सर हमसे जुड़ने के लिए और इस खास चर्चा के लिए बड़ा ही अच्छा विश्लेषण आपने किया। आदित्य नारायण मिश्रा सर हमारे साथ जुड़े हुए थे और इस चर्चा के बाद